हेलो एंड वेलकम टू आवर पॉडकास्ट स्टूडियो टॉक्स। स्टूडियो टॉक्स में मैं आपका होस्ट संदीप सिंह और आज जिस टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे वो है ड्रग अब्यूज। ये ऑलरेडी हमारे समाज में फैली हुई एक ऐसी विकृति है जिसने कि एक बहुत भयंकर रूप धारण कर लिया हुआ है। और आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मेहमान हैं जीएमसी कठुआ के एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री डॉक्टर राजेश कुमार चंदेल। मैं डॉक्टर साहब का वेलकम करता हूं हमारे स्टूडियो में। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो और इस प्रोग्राम स्टूडियो टॉक में। धन्यवाद संदीप जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया इस पॉडकास्ट के लिए। मेरा नाम डॉक्टर राजेश कुमार चंदेल है। मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री जीएमसी कठुआ में। मैं पिछले 7-8 साल से यहीं पे काम कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब, मेरा जो पहला क्वेश्चन होगा इस उसमें हमारे पास टॉपिक में वो ये है कि सर ये ड्रग अब्यूज है क्या। वैसे तो ये प्रॉब्लम है, हमें भी पता ही है। मेडिकली टर्म्स में आप इसको बेटर समझा सकते हैं। पर मैं जो जिस टॉपिक पे अब सबसे पहले मैं स्ट्रेस देना चाहता हूँ वो ये कि सर इसमें पेरेंट्स को, बड़े भाई बहन को या फ्रेंड्स को पता कैसे लगेगा कि ये जो हमारा छोटा भाई है या दोस्त है या जो हमारा बेटा है ये सब्सटेंस यूज जो डिसऑर्डर है उससे पीड़ित है। क्या सिम्टम्स होते हैं सर जिससे पता लगेगा हमें। जैसे आपने पूछा ड्रग एब्यूज, जिसे सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर या एडिक्शन जो भी कहते हैं, तो ये अलग अलग तरह के नशे की लत लगने की वजह से होती है। कुछ मेडिकल नशे होते हैं, कुछ लीगल ड्रग होते हैं, कुछ इलीगल ड्रग होते हैं। जैसे अल्कोहल हो गया, हमारा निकोटीन हो गया, सिगरेट्स, टोबैको। उसके अलावा कैफीन। दीज आर ऑल ड्रग्स, बट दीज आर लीगल ड्रग्स एंड दे आर अवेलेबल। इसके अलावा ओपियाइड ड्रग हो गए, कुछ प्रिस्क्रिप्शन ओपियाइड होते हैं जो प्रिस्क्रिप्शन के होते हैं, कुछ इलिसिट ओपियाइड होते हैं जैसे हेरोइन होते हैं। उसके अलावा हमारे बेंजोडाइजेपिन्स जैसे नीम हो गए, जो भी प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स मिलती हैं, ये कॉमन नशे हैं जो हमारे इलाके में या हमारे आसपास देखे जाते हैं। कोकेन, एम्फेटामिन टाइप के ड्रग्स हैं वो हमारे यहाँ आमतौर पे मिलते नहीं हैं, क्योंकि वो अमेरिका, साउथ अमेरिका में काफी या वेस्टर्न यूरोप में यूज होते हैं। हमारे यहाँ सबसे ज्यादा दिक्कत आती है अल्कोहल से और ओपिएट से। ओपिएट में मोस्टली हेरोइन या कुछ हद तक प्रिस्क्रिप्शन ओपिएट्स। अब आपने सवाल पूछा कि फैमिली को कैसे पता चले कि हमारे बच्चे कुछ ड्रग्स नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ड्रग्स की शुरुआत एडोलसेंट में ही स्टार्ट होती है। उसकी वजह क्या है? जो यूथ होता है एनर्जेटिक होता है, एक्सप्लोरेटिव होता है, वो नई चीजें करना चाहते हैं, रिस्क टेकिंग में बिहेवियर ज्यादा होता है, उनमें एनर्जी ज्यादा होती है, बट साथ ही में जजमेंट और सेल्फ कंट्रोल थोड़ा कम होता है। अब वो जजमेंट और सेल्फ कंट्रोल कम होने की वजह से वो सही से डिसाइड नहीं कर पाते हैं क्या सही है क्या गलत है। ड्रग यूज करना और ड्रग एडिक्शन होना दो अलग अलग चीजें। कई सारे लोग ड्रग इस्तेमाल करते हैं बट उनका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं लगता, तो उसके बाद फर्दर आगे नहीं बढ़ते। बट कुछ लोग उनको प्रोपेंसिटी होती है एडिक्शन होने की, उनके अंदर कुछ ऐसी चीजें होती है जिसकी वजह से वो ज्यादा चांसेस होते हैं कि उनको एडिक्शन हो जाएगा। एडिक्शन का मेन जो प्रैक्टिस होता है कि एक्सेस यूज करें, बार बार यूज करें, टॉलरेंस बढ़ जाती है कुछ। पहले अगर वो कम क्वांटिटी यूज करता था, सेम टाइम लेवल की इंटॉक्सिकेशन होती है, उसके बाद ड्रग की लेवल बढ़ाना पड़ता है। उसके अलावा उसको विड्रॉल सिम्टम्स आने लगते हैं, जैसे हम भाषा में एडिक्शन को टोड कहते हैं, वो विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं। जब वो बॉडी में सब्सटेंस लेवल कम होता है या बंद होता है तो उनको कुछ फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स स्टार्ट हो जाते हैं। इसी तरह उसके बाद जब काफी देर ड्रग करने के बाद उनके ब्रेन में कुछ चेंजेस आ जाते हैं, इसलिए हम ड्रग डिजीज मानते हैं, मॉरल प्रॉब्लम नहीं मानते हैं। वो डिजीज के एंगल से देखते हैं, जैसे डायबिटीज हाइपरटेंशन है, क्योंकि ब्रेन में चेंजेस आ जाते हैं जो हम इमेजिंग में भी देख सकते हैं। फंक्शनल इमेजिंग में वो चेंजेस दिखते हैं, तो उसी तरह के चेंजेस हमें बिहेवियर एडिक्शन, इंटरनेट एडिक्शन, गेमिंग एडिक्शन या एडिक्शन में सिमिलर टाइप ऑफ चेंजेस दिखते हैं। क्या होता है कि हमारा जो मोटिवेशन सिस्टम है ब्रेन का, वो हाईजैक हो जाता है। कॉमन लैंग्वेज में कहेंगे, सिंपल लैंग्वेज में वो ड्रग है हाईजैक कर दिया है। जो उसे सेटिस्फेक्शन या मजा आता था, कोई अच्छा काम करते, जैसे हम काम करते हैं, पढ़ते हैं, फ्रेंड्स के साथ फैमिली से कनेक्शन बनाते हैं, तो हमें सेटिस्फेक्शन मिलती है। वो सेटिस्फेक्शन मुझे ड्रग्स होते हैं, क्योंकि ड्रग्स वो शॉर्टकट में उसको इतना हाई लेवल में डोपामिन रिलीज करवा रहे हैं। अब फैमिली को कैसे पता चले कि हमारे बच्चे या हमारे आसपास कोई youth या कोई भी
ड्रग्स ले रहे हैं। अब इसमें कुछ चेंजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं, वो चेंज नोट करेंगे, जैसे वो अलग थलग रहना स्टार्ट कर दिया, पढ़ाई में भी कमजोरी आना स्टार्ट हो गई, एकेडमिक परफॉर्मेंस वीक हो गई, वो अकेले कमरे में बैठे रहते हैं, आपसे कोई बात नहीं करना, डिस्कस नहीं करना, कुछ बीमार बीमार सा लगना, खाना कम खाना स्टार्ट कर देना। तो वैसे कुछ चीज़ें मिस होना स्टार्ट हो जाती हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, उनको पैसे नहीं मिलते तो उसके लिए तो वो चीज़ें खाना स्टार्ट कर दें, बिना बताए चीज़ें चोरी करना स्टार्ट कर दें, इस तरह की चीज़ें। बाजू पे या कहीं नीडल मार्क्स वगैरह ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर सकते हो आप। वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि उनका सारा फोकस उस ड्रग पे आ जाता है, कैसे वो लेना, कहाँ यूज़ करना है, क्योंकि वो घर में या किसी के सामने यूज़ पब्लिकली नहीं कर सकते, तो उनको एक ग्रुप बना के किसी ऐसी जगह में यूज़ करते हैं जो एक बहुत रिस्क पैदा करता है। उसके अलावा आप मेडिकल प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती है। और इस तरह की चीज़ें जब आप नोट करें फैमिली में किसी बच्चे को या किसी एडोलसेंट को या किसी यूथ को, तो अलर्ट हो जाए कि कुछ गड़बड़ है, समथिंग इज मिसिंग, तो आप उससे बात करना स्टार्ट करें। और उसके बाद वो डॉक्टर के पास, किसी जनरल डॉक्टर के पास लेके जा सकते हैं, जो उनसे बात अच्छे से बात करके, बात करके कुछ टेस्ट करवा के ये आइडिया लगा सकते हैं कि सच में कोई प्रॉब्लम है या कोई मेंटल इलनेस हो गई। कभी कभी साइकेट्रिक इलनेस में भी ऐसे सिम्टम होते हैं जो बिना ड्रग्स के हो, तो जब उन्हें लगे, डॉक्टर को लगेगा कि हाँ ऐसा कुछ है, तो हम साइकेट्रिस्ट को जाकर करेंगे और साइकोलॉजी को साइकेट्रिस्ट को करेंगे, क्या उसका पूरा ट्रीटमेंट हो रहा है ताकि अब इसके बाद हमारा जो आपसे क्वेश्चन रहेगा वो ये कि सर अगर अब कोई ड्रग एडिक्ट हो गया है तो क्या दिस डिजीज भी मेडिकली क्योर्ड? इसका इलाज है सर मेडिकल साइंस में ड्रग एडिक्शन का? सर जैसे आपने पूछा कि इसकी कोई ट्रीटमेंट है या क्योर है, अब इसे हम मेडिकल मॉडल से देखते हैं, एडिक्शन को मेडिकल मॉडल से देखते हैं, इसे उसी तरह से देखते हैं जैसे डायबिटीज और हाइपरटेंशन या कोई भी क्रॉनिक इलनेस, क्योंकि एडिक्शन को कहते हैं क्रॉनिक ब्रेन इलनेस विद रिमिटिंग एंड रिलैक्सिंग नेचर, यानी कि उनके सिम्टम बढ़ जाता है, सिम्टम कम हो जाता है। तो जो भी कोई क्रॉनिक कंडीशन होगी उसको क्योर नहीं कर पाएंगे हम, और ट्रीट कर रहे हैं, जैसे डायबिटीज को क्योर नहीं कर सकते बट ट्रीट कर सकते हैं, हाइपरटेंशन को क्योर नहीं कर सकते बट ट्रीट कर सकते हैं, इसी तरह एडिक्शन को भी ट्रीट किया जा सकता है और अच्छे रिजल्ट भी आते हैं अगर सारे के सारे हम इंटरवेंशन इकट्ठे हम यूज करें, जैसे फार्माकोथेरेपी, साइको सोशल सपोर्ट, काउंसलिंग, फैमिली अगर केयर करे, फैमिली अगर और सोसाइटी एक्सेप्ट करे पेशेंट को वापस मेन स्ट्रीम में लाने के लिए, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि जो एडिक्शन छोड़ ही चुके होते हैं उनको कोई काम पे रखना पसंद नहीं करता, तो ये स्टिग्मा जो ऐड हो जाता है उसके साथ, उस वजह से मल्टी मोडेलिटी ट्रीटमेंट चाहिए होती है। हम पेशेंट को 99% 95% पेशेंट्स को हम तो ओपीडी बेसिस पे ट्रीट कर लेते हैं, खासकर ओपीएड डिपेंडेंट वालों को, बट अल्कोहल वालों को अगर उनको सीवियर डिपेंडेंस हो तो उनको एडमिट करना पड़ता है, और कुछ ओपीएड डिपेंडेंस वालों को भी एडमिट करना पड़ता है फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, 1 2 और 3 वीक्स के लिए। उसके बाद उनको ओपीडी बेसिस पे रेगुलर काउंसलिंग सर्विसेज और मेडिकेशन दी जाती है, और उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए तो जैसे यहाँ कंसेप्ट है रिहैब सेंटर का, उससे ज़्यादा बेटर रहता है उनको सोसाइटी में रिहेबिलिटेशन की जाए, उनको इंटीग्रेट किया जाए सोसाइटी में, उनको काम मिले, उनको एम्प्लॉयमेंट मिले, उनको फैमिली फ्रेंड के साथ कनेक्टेडनेस हो, ताकि वो इंटीग्रेट हो पाए सोसाइटी में। अगर वो नहीं होगा तो रिहेबिलिटेशन पॉसिबल नहीं होगी, और ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, रिलैक्सिस रूल है, एक्सेप्शन नहीं है। अगर हम पेशेंट को बोले कि हम तुम्हें गारंटी देते हैं, हम बिल्कुल ठीक हो जाएगा, इसका हम झूठ बोल रहे हैं। पेशेंट को रिलैक्स होने का रिस्क हमें पहले ही बताना पड़ता है कि रिलैक्स हो सकता है, और रिलैक्स से कुछ सीखना है कि क्यों रिलैक्स हुआ, फिर हम अगली बार हम उस स्टेप पे काम करेंगे कि रिलैक्स क्यों हो, तो कैसे अगली बार अवॉइड करें। डॉक्टर साहब आप तो आपका तो डिसिप्लिन ही साइकेट्री है और आप पेशेंट्स से भी ऑलमोस्ट डील करते हैं ऑन रेगुलर बेसिस। क्या लगता है सर अब तक की आपकी स्टडी से कि क्या कारण रहे हैं कि ये ड्रग एडिक्शन जो है जो हमारे समाज में सब फैलती जाए? संदीप जी, तो बड़ा अच्छा सवाल पूछा कि वजह क्या है, कारण क्या है इतनी ज्यादा एडिक्शन का। अब मैं बताना चाहूंगा कि एडिक्शन जो है, जो सब्सटेंस यूज है, ये कोई नई चीज नहीं है, ये हमारी सिविलाइजेशन का पार्ट है। आज से पहले के हजारों सालों से लोग कुछ कुछ ऐसा करते रहे हैं, कभी अफीम लेते थे, कभी अल्कोहल, कभी कोई और नशा जैसे निकोटीन, कैफीन, बट अभी इतना सडन और बस क्यों हो गया, इसका इतना इतना ज्यादा प्रेजेंस क्यों हो गया, बड़ी सारी वजह है, क्योंकि वो कहते हैं अवेलेबिलिटी है इसके लिए, बट अवेलेबल बड़ी सारी चीजें होती हैं, ये सबकी एडिक्शन नहीं होती।
अवेलेबिलिटी एक फैक्टर है, अवेलेबल चीज़ नहीं होगी तो एडिक्शन के चांसेस कम हो जाएंगे। बट जो असली वजह है 50% काजेज जेनेटिक फैक्टर्स। अगर हम इसे क्रॉनिक मेडिकल डिसऑर्डर मान रहे हैं तो 50% जो काजेशन है वो जेनेटिक है, आनुवांशिक चीजें कहते हैं। क्योंकि अगर कोई किसी को एडिक्शन की प्रॉब्लम हो तो ज्यादा चांसेस है कि उसकी फैमिली में किसी और को भी एडिक्शन नहीं होगी। अगर लड़का किसी का उसे ओपिएट डिपेंडेंस है, जैसे ह्यूमन की डिपेंडेंस है, तो बहुत बड़े ज्यादा चांसेस होंगे कि फादर में या किसी चाचा ताया वगैरह किसी में या मामा वगैरह किसी में उसका अल्कोहल डिपेंडेंस नहीं है, निकोटीन डिपेंडेंस नहीं है। ये एडिक्शन के 50% काजेस है वो जेनेटिक होते हैं। उसके अलावा जो बाकी 50% है वो एनवायरमेंटल होते हैं। अब आप देखिए हमारी सोसाइटी पिछले 100 साल से कैसे चेंज हुई है। इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गई, फैमिली की स्टेबिलिटी कम हो गई, न्यूक्लियर फैमिलीज रह गई, जॉइंट फैमिलीज कम हो गई हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है, लोगों की वैल्यूज सब चेंज हो गई है, डिफरेंट वैल्यूज हो गई हैं। तो जो अनस्टेबिलिटी, जो फैमिली या सोसाइटी से कनेक्ट नहीं कर पाना, ये सारी चीजें ये फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं। पॉलिटिकल टर्मोइल अगर है वो भी रोल प्ले करता है। अब देखिए जिस जिस एरिया में पॉलिटिकल टर्मोइल है वहाँ पे एडिक्शन ज्यादा है। नॉर्थ ईस्ट में बड़ी ज्यादा एडिक्शन है, लेकिन हमारे कश्मीर में काफी ज्यादा एडिक्शन है। जेएनटी में लीड कर रहे हैं हम लोग एडिक्शन में, खासकर ओपीआई एडिक्शन में। पंजाब में काफी ज्यादा एडिक्शन है। जब ट्रेंड चेंज हो जाते हैं, जैसे पहले लोग खेती बाड़ी करते थे, अब खेत रहे नहीं है, लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन पूरी तरह आई नहीं है, लोगों के पास काम नहीं है, फैक्ट्री नहीं है, खेत तो छूट गए लेकिन फैक्ट्री नहीं मिली यहाँ काम करने। तो अब जब इस तरह की चीजें होंगी उनको लाइफ में कुछ गोल रहता नहीं, ज्यादा चांसेस होते हैं कि इंसान एडिक्शन की तरफ। ये बड़े सारे और रीजन होते हैं, पर ये मेन रीजन ये है जो हमारी सोसाइटी में जो प्रॉब्लम चल रही है वो। और चाइल्ड अब्यूज, बचपन में अगर चाइल्ड अब्यूज हुआ हो, चाहे फिजिकल या सेक्सुअल या और किसी तरह की एडवर्सिटी रही हो, किसी तरह की परेशानी रही हो, तो वो रिस्क बढ़ जाता है एडिक्शन होने का। ऐसा नहीं है कि अगर ऐसा होगा अब्यूज होगा तो एडिक्शन होगी होगी, बट वो रिस्क बढ़ा देते हैं। ये सारे रिस्क फैक्टर्स है। 100% के ये ऐसा था तो एडिक्शन हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। ये रिस्क बढ़ाते हैं आपका, कोई 2% रिस्क बढ़ा रहा है, कोई 10% रिस्क बढ़ा रहा है। तो ये मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स हैं जो इन जेनेटिक फैक्टर्स से कंबाइन करते हैं और मैनिफेस्ट होते हैं एडिक्शन में। इवन ये सारी चीजें होने के बाद भी कुछ लोग एडिक्शन नहीं होती उन लोगों को, क्योंकि उनको प्रोटेक्टिव फैक्टर बड़े सारे। डॉक्टर साहब, मेरा एक और सवाल है इसी से जुड़ा हुआ आपसे। सर, आपकी सजेशन क्या होगी किसी ड्रग एडिक्ट को? बीइंग ए साइकेट्रिस्ट, आप कैसे सजेस्ट करेंगे कि उसे किस टाइप की मोटिवेशन उसे लेनी चाहिए ताकि वो खुद ब खुद काउंसलिंग और दवाइयों के साथ साथ इस एडिक्शन को वो छोड़ सके? ये बड़ा ट्रिकी सवाल है, क्योंकि जो इनिशियल स्टेजेस में होते हैं एडिक्शन के पेशेंट, वो ट्रीटमेंट के लिए रेडी नहीं होते। वो छुपाते हैं, डिनाई करते हैं, मिनिमाइज करते हैं कि हम तो नशा करते हैं। तो हम उनको फोर्सफुली ट्रीट करने की कोशिश करें तो वो हमारे साथ ट्रस्ट की डेवलप नहीं कर पाएंगे, हमारी उनके साथ एक रैपो नहीं बन पाएंगे। तो हमें उनको फोर्सफुली ट्रीट नहीं करना होता, हमें उनको मोटिवेट करना है। अब मोटिवेशन के लिए मोटिवेशन सेशंस करवाते हैं, साइकोलॉजिस्ट से हम खुद करते हैं, काउंसलर्स होते हैं, सोशल वर्कर्स होते हैं जो उनको मोटिवेशन लेवल इंक्रीज करते हैं ताकि वो ट्रीटमेंट सीख करें। अब ट्रीटमेंट सीख करने के बाद फिर उनका ट्रीटमेंट लंबा चलता है। बट हम अगर किसी को जबरदस्ती करने की कोशिश करें तो वो हमारा ट्रस्ट इश्यूज रहेंगे, तो वो पेशेंट पे कभी ट्रस्ट नहीं करेगा। हम उनकी अगर डेटा उनको अगर हम उनको स्टिग्मेटाइज करें, उनको उनका जो डेटा पर्सनल डेटा हम किसी को शेयर करें, किसी को बताएं कि ये इंसान नशा करता है, तो हमारे ट्रस्ट इश्यूज नहीं रहेंगे। तो यहाँ ये भी देखा गया कि लोग चीजें बोलते हैं कि हमारी प्राइवेसी रहेगी कि नहीं रहेगी, अगर मैं इलाज करवाने जा रहा हूँ तो मेरी प्राइवेसी ब्रीच नहीं होगी। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, पेशेंट की प्राइवेसी, उसकी ह्यूमन राइट वायलेशन ना हो या जस्टिस हो, तभी पेशेंट हमारे पास ट्रस्ट करेंगे, हमारे पास आते हैं। तो उसके लिए अलग अलग तरह की थेरेपी होती है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, मोटिवेशनल थेरेपी, मोटिवेशनल इंटरव्यू टेक्निक्स होती है, जिसमें उनकी उनको खुद से अंदर से फील करा जाता है कि ये मुझे हेल्प लेनी चाहिए। क्योंकि एडिक्शन के पेशेंट को इतनी ज्यादा क्रेविंग होती है, क्रेविंग जो है वो मेन प्रैक्टिस करता है एडिक्शन में। क्रेविंग बहुत है, क्रेविंग डिपेंडेंस टॉलरेंस जो अलग चीज है, क्रेविंग सबसे इम्पोर्टेंट है। तो जब उसे ये मेरे लगेगा कि हाँ मेरी कोई हेल्प करना चाहता है, जेन्युइन हेल्प होगी मेरे को, मेरे पर्सनल राइट्स की वायलेशन नहीं होगी, मेरे साथ कुछ गलत नहीं होगा, तो चीजें सीख करते भी हैं और लॉन्ग तक स्टे करते हैं। डॉक्टर साहब, ड्रग एडिक्ट्स को और इस ड्रग एब्यूज को ट्रीट करने के लिए हमारे सोसाइटी में कंसेप्ट आया था ड्रग डी एडिक्शन सेंटर या रिहेबिलिटेशन सेंटर्स का।
पर जहाँ तक हमने देखा है कि इतने सारे ड्रग डी एडिक्शन सेंटर, रिहैबिलिटेशन सेंटर खुलने के बाद भी जो स्ट्रेंथ है ड्रग एडिक्ट्स की, वो हमारे समाज से कम नहीं हो पा रही। सर जैसे आप रिहैबिलिटेशन सेंटर की बात कर रहे हैं, तो मैं बताऊं कि जब हम सब्सटेंस यूज या एडिक्शन को एड्रेस करते हैं, तो हमारे 3 तरह की स्ट्रेटजीज होती है और वो इक्वली इफेक्टिव होती है। इक्वली इफेक्टिव तो नहीं, बट कुछ हद तक एक जैसी होती है। एक होगी सप्लाई रिडक्शन, जिसमें पुलिस और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का रोल होता है। तो अवेलेबिलिटी ऑफ इलिसिट ड्रग्स को कम करना, और जो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स हैं उनके उनके उनका रोकथाम करना, ताकि किसी को बिना प्रिस्क्रिप्शन के ड्रग्स ना मिले। दूसरी स्ट्रेटजी होती है डिमांड रिडक्शन, जिसमें हेल्थ डिपार्टमेंट, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट का रोल किया जाता है कि अवेयरनेस क्रिएट की जाए, ताकि प्रिवेंशन हो सके। जो लोग नशा नहीं करते हैं, जो बच्चे अभी एडिक्शन में नहीं है, उनको प्रिवेंट रोका जा सके। जैसे स्कूल में एजुकेशन प्रोग्राम, अवेयरनेस प्रोग्राम या कॉलेज में किए जाते हैं, स्पेसिफिकली टारगेटेड पॉपुलेशन में किए जाते हैं। उसके अलावा अर्ली डिटेक्शन की जाती है, ताकि जिसको एडिक्शन स्टार्ट हुई है उसको जल्दी से पकड़ा जाए और ट्रीटमेंट की जाए। तीसरा होता है कि जो जिनको काफी देर से एडिक्शन चल रही है, उनको ट्रीट किया जाए। जो तीसरी स्ट्रेटेजी है, जिसे हार्म रिडक्शन कहते हैं, ये न्यू स्ट्रेटेजी नहीं है, काफी पुरानी स्ट्रेटेजी है। इस स्ट्रेटेजी में हम पेशेंट को सेफ यूज ऑफ ड्रग्स बताना समझाते हैं, जैसे कि मिक्स नहीं करने कभी ड्रग्स, उनको एगोनिस्ट थेरेपी देना, उनको नीडल एक्सचेंज प्रोग्राम के बारे में, नीडल एक्सचेंज प्रोग्राम जैसे हमारे यहाँ भी चलते हैं, डॉक्टर इंटरवेंशन टीम होती है कुछ एनजीओ की, वो नीडल एक्सचेंज प्रोवाइड करती है, ताकि उनको हार्म रिडक्शन हो। जैसे अगर कोई, जैसे पर्सन पीपल इंट्रावेनस ड्रग यूज होते हैं, वो 99% लीगल होते हैं। तो हम जो टारगेटेड इंटरवेंशन टीम होती है, वो लीगल एक्सचेंज करवाते हैं, तो लीगल पुराने लीगल लेके नई लीगल दे दें, ताकि उनको HIV, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और ब्लड बॉर्न इन्फेक्शन ना हो। उसके अलावा जैसे कुछ हार्म रिडक्शन स्ट्रेटजी होती है कि उनको एंटागोनिस्ट ड्रग्स दिए जाते हैं, नैलोक्सोन की इंजेक्शन उनको किट दी जाती है कि कभी ओवरडोज हो जाए किसी आपके फ्रेंड या किसी और को या फैमिली मेंबर को, तो वो यूज की जा सके। उसके अलावा ART सेंटर्स होते हैं, उसके अलावा OST सेंटर्स या OAT सेंटर्स, वो दोनों काम करते हैं, वो ट्रीटमेंट का काम भी करते हैं और हार्म रिडक्शन का काम भी करते हैं। अब ये जो कंसेप्ट है रिहेबिलिटेशन सेंटर का, ये डिमांड रिडक्शन का पार्ट है। अब रिहेबिलिटेशन सेंटर्स ऑथराइज होने चाहिए, लाइसेंस होने चाहिए, उनमें प्रॉपर स्टाफ होना चाहिए, और उनमें पेशेंट वॉलंटरी एडमिशन होनी चाहिए। अगर आप किसी पेशेंट को जबरदस्ती एडमिट करें, उसको ह्यूमन राइट वायलेट करें, और अगर उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल रही, जो साइंटिफिक ट्रीटमेंट है, जो मेडिकल लाइसेंस ट्रीटमेंट है, वो नहीं मिल रही है, तो उसका फायदा नहीं होगा, उल्टा उसका नुकसान होगा, उसका ट्रस्ट ब्रीच होगा। तो इस तरह से बड़े सारे सेंटर्स हमारे एरिया में चल रहे हैं, जिनमें प्रॉपर शायद ट्रीटमेंट नहीं मिलती है, या पेशेंट्स का राइट्स की वायलेशन होती है, अब्यूज होता है। तो अभी आपने कुछ इंसिडेंट सुने होंगे कि पेशेंट सीरियस भी हो जाती है। तो ये इसलिए इतने सारे रिहैबिलिटेशन सेंटर खुलने के बावजूद एडिक्शन रेट्स बढ़ रहे हैं, क्योंकि उनका जो मकसद था डिमांड रिडक्शन करना, वो नहीं हो पाता है, क्योंकि वो मेडिकली साइंटिफिकली अप्रूव ट्रीटमेंट्स नहीं यूज करते। डॉक्टर चंदन, मेरा ये एक लास्ट क्वेश्चन होगा आपसे कि इतना सारा हमने डिस्कशन किया, अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि GMC कठुआ में सर ड्रग एडिक्ट्स को ट्रीट करने के लिए, उन्हें रिहैबिलिटेट करने के लिए कोई प्रोग्राम है, कोई डी एडिक्शन सेंटर है, ताकि वहाँ पर ड्रग एडिक्ट्स वॉलंटरीली आ सकें, अपने पेरेंट्स के साथ आ सकें और आपसे हेल्प सीख कर सकें? जी सर, बिल्कुल। हमारे GMC कठुआ में डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री के अंदर दो तरह के प्रोग्राम सेंटर हैं। एक एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटी सेंटर, जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने स्पॉन्सर किया हुआ है। उसमें हम एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटी OPD प्रोवाइड करते हैं, OPD बेसिस पे ट्रीटमेंट करते हैं। उसके अलावा हमारे पास ओपीआई सब्स्टिट्यूशन थेरेपी सेंटर है, जो नेको ने प्रोवाइड किया है, इसको फंडिंग नेको से की जाती है। उसमें हम IV ड्रग यूजर्स की ट्रीटमेंट करते हैं। ये दोनों OPD बेसिस पे। इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री में हम IPD भी चलाते हैं एडिक्शन के पेशेंट्स के लिए, जिनको एडमिशन की जरूरत होती है। तो ये सारे प्रोग्राम हम 2 साल से ऑलमोस्ट चला रहे हैं, क्योंकि जो ATF सेंटर है वो 2022 से चल रहा है, अप्रैल 2022 से चल रहा है। जो OST सेंटर है, ये भी ऑलमोस्ट 1.5 साल से चल रहा है हमारे पास। और IPD तो हम रेगुलरली कर रहे हैं जब से मेडिकल कॉलेज है। ये 3 तरह की सर्विसेज जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके अलावा जो रिहेबिलिटेशन होती है पेशेंट की, वो कम्युनिटी में की जाए तो ज़्यादा बेटर रहती है। हमारे पास काफ़ी देर से पेशेंट्स आ रहे हैं, उनमें से कुछ रिहेबिलिटेट भी हुए हैं, जैसे उनको फैमिली ने सपोर्ट किया या गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया, तो उनको कुछ ना कुछ एम्प्लॉयमेंट गेन हुई है उनको।
कुछ पेशेंट्स को हेल्प उस तरह से नहीं भी हो पाई क्योंकि उनको फैमिली केयर उस तरह से नहीं मिल पाती है, जैसे फैमिली मेम्बर साथ में विजिट नहीं करते हैं। अगर फैमिली मेम्बर साथ में विजिट करें, क्योंकि ये जो एडिक्शन की प्रॉब्लम है ये सिर्फ पेशेंट की नहीं है, ये पूरी फैमिली की प्रॉब्लम है। इवन लार्जर स्केल की सोसाइटी की प्रॉब्लम है, तो सोसाइटी में फैमिली को भी पार्टिसिपेट करना पड़ता है, ना कि अपने पेशेंट को बोले कि आप जाओ वहाँ पे इलाज करवाओ। अगर फैमिली साथ में नहीं आएगी तो हमें जो आउटकम है वो उतना अच्छा नहीं मिलेगा। डॉक्टर चंदेल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने प्रीशियस टाइम से हमारे लिए समय निकाला। स्टूडियो टॉक की टीम और हमारी तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए, और ताकि हम भी ये अवेयरनेस प्रोग्राम का हिस्सा है, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले कि ड्रग एडिक्शन क्या है और इसका ट्रीटमेंट कहाँ से लिया जाए, तो सही जगह से और प्रॉपर तरीके से इलाज लिया जाए, तो इसका प्रोग्नोसिस इतना खराब नहीं होता, इतना समझा जाए। तो आज का हमारा जो एपिसोड था उसमें हमारे मेहमान थे डॉक्टर राजेश चंदेल। डॉक्टर राजेश के साथ हमने डिस्कस की समाज में फैली हुई एक कुरीति ड्रग एब्यूज की, इससे कैसे निपटारा पाया जाए, पेशेंट्स से कैसे डील किया जाए, इन सब के बारे में डॉक्टर राजेश ने हमें जानकारी दी। आप हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं, हमें कमेंट कर सकते हैं, हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमें फॉलो कर सकते हैं, और हमारे जितने भी नीचे डिजिटल एसेट्स लिखे गए हैं उनके साथ आप हमारे साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। आपको ये हमारा प्रोग्राम कैसे लगा, इसके बारे में भी आप हमारे डिजिटल एसेट्स पे हमें जानकारी दे सकते हैं। हम फिर आपसे मिलेंगे अपने नए एपिसोड में। तब तक के लीजिए मुझे संदीप सिंह को दीजिए इजाजत। थैंक यू।